काफी ज्यादा चिंताजनक बात है और जनता का मिजाज इस बार ऐसा लग रहा है कि शिगांव सीट पर बिल्कुल बदला हुआ है। कोई छेड़छाड़ यहाँ पर की नहीं है और इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं शिकारीपुरा सीट पर अभी भी पीछे नजर आ रही है इस वक्त। इसी वजह है कि बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा मार खाई, क्योंकि उनके नेता, उनके विधायकों का थोड़ा सा नाम आना, इसको लेकर सवाल उठाना, जिस तरीके से कांग्रेस ने उन पर अटैक किया, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी ने पूरी ताकतें लगा दी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका तो लगता नजर आएगा। राहुल गांधी ने देखिए अपनी जितनी भी रैलियां की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, पूरी फौज जैसे आईएनसी ने उतार रखी थी, उसको फायदा जो है वो इस वक्त सिद्धारमैया को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। 2023 में जो महासंग्राम का महामुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है वो कर्नाटक में है। जी हाँ, कर्नाटक में इस वक्त विधानसभा के चुनाव की जो सरगर्मी है वो शायद इस वक्त किसी और राज्य में देखने को मिल रही होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है तमाम पार्टियां अपने बलबूते पर जो है जितना दमखम दिखा सकती थी उतना दिखा चुकी है, लेकिन अब पूरी की पूरी पारी जो है वो जनता के हाथ में और जनता ने अपनी तरफ से वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले करके तमाम पार्टियों को जो है यहाँ पर चित करने का काम किया, क्योंकि हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रही थी कि जनता के पास जाकर के जो है अपने लिए वोट हासिल कर सके, लेकिन जनता ने अपनी तरफ से मूड बना लिया है। उन्होंने अपनी तरफ से इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले करके तमाम पार्टियों को अपनी तरफ का रुख जो है वो बिल्कुल साफ दिखा दिया और उसी का एग्जिट पोल जो है वो इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ, चुनाव में जब से वोटिंग खत्म हुई है उसके बाद से जो एग्जिट पोल निकल करके आया है वो एग्जिट पोल इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं। देश में इस वक्त जो है तमाम तरह के एग्जिट पोल आपके सामने आ रहे होंगे, लेकिन हमारा चैनल जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा सटीक एग्जिट पोल आपके लिए लेकर के आया है और इसको लेकर के जो है हम अपने तमाम सहयोगियों के पास पहुंचेंगे और उनसे जानेंगे कि हॉट सीट पे आखिरकार जो है किस सीट पर कितने वोट किसने किस पार्टी के लिए डाला है वो जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अबरार के पास पहुँचते हैं। अबरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, कर्नाटक में जो इस वक्त चुनावी माहौल देखने को मिला, वहाँ पर जो चुनावी समीकरण रहा वो कहीं ना कहीं देखने वाला था, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग पहुँचे, वोट दिया और हर बार की तरह इस बार भी अपने मतदान का जो है उपयोग किया। यहाँ पर आप किस राज्य पर जो है वहाँ के किस क्षेत्र पर आप सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उसके बारे में पहले बताइए। देखिए, सबसे खास जो चुनाव में अगर कोई सीट होती है तो वो जो सीएम कैंडिडेट होता है उसकी होती है, और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने मजबूत ढंग से इस चुनाव की रणनीतियों को बनाया है और लड़ा है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी अच्छी पकड़ के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शिगांव सीट की मैं बात करूँगा। अब इस सीट के फिगर को आप देखिए, दरअसल ये चौंकाने वाले, और ख़ास तौर से ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 2008 से लगातार जो है इस सीट पर, जब से जो है बसवराज बोम्मई जो कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं और कैंडिडेट भी इस बार गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो 2008 से इस सीट पर जो है जीतते चले आए। 3 बार उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार के फिगर अगर आप देखें, यहाँ पर मैं एक बार फिर से कहूँगा दिखाएं, इस बार के फिगर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिशत यहाँ पर आप देख सकते हैं 56% दिखा रहा है, और वही भाजपा 28% पर है। जो लोगों की राय है उससे ये पता चलता है कि इस बार एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, और ये बीजेपी के लिए एक जो है बड़ी चिंता की बात है कि अगर आपका सीएम कैंडिडेट इतने जो है महत्वपूर्ण चुनाव में इतने जो है प्रतिशत से पीछे चल रहा है, तो आप सोचिए कि बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो उनके लिए एक जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत जो चिंताजनक बात होगी कि उनका सीएम कैंडिडेट हार रहा है। यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने यासिर अहमद खान को प्रत्याशी बनाया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है बसवराज बोम्मई है ही है। लेकिन यहाँ पर एक और जो है अगर जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस की तरफ से जो है शशिधर जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं, और आम आदमी पार्टी जो कि राज्य की कुल 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन्होंने जो है महबूब साहब को बनाया। तो कुल मिलाकर के जो वोटों का बिखराव है उसके होने के बावजूद भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस के वोट बैंक में कहीं ना कहीं जो है कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बसवराज बोम्मई के इस सीट पर इतने ज़्यादा प्रतिशत की जो हेर फेर देखने को मिल रही है तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है, और जनता का
मिजाज इस बार ऐसा लग रहा है कि शिगांव सीट पर बिल्कुल बदला हुआ है और जो है बसवराज बोम्मई जो अपनी सीट को खो भी सकते हैं। हालांकि ये बात मैं फिर से बता दूं कि लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 2008 के बाद से 3 बार उन्होंने इस सीट पर जो है अपनी जीत दर्ज की है, तो एक मजबूत पकड़ है उनकी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चेहरे के रूप में बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी यासिर अहमद खान है वो बाजी मारने जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद अबरार। देखिए, कर्नाटक चुनाव के हॉट सीट का हम हाल आपको बता रहे हैं। वहाँ पर सबसे बड़े चेहरे जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं और वो चुनावी माहौल के बीच में कड़ा मुकाबला जो है एक दूसरे को देने की कोशिश में तो है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ जो है वो यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे साथ प्रज्ञा जुड़ चुकी है। प्रज्ञा के साथ में जो है हम कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर आप कौन से क्षेत्र पर जो है नजर देख रही है, कहाँ पर जो है ग्राफ कितना ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है? जी देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव का आज जो कह सकते हैं वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के शिकारीपुरा की, क्योंकि देखिए ये जो सीट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से BS येदियुरप्पा जो है वो यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए साल 2018 में भी एक प्रचंड जीत जो है वो येदियुरप्पा ने यहाँ पर हासिल की थी और एक बार फिर से जिस तरह से शिकारीपुरा से बीजेपी ने एक तगड़ा दांव खेला और उन्हें ही उतारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सीट जो है वो कर्नाटक में बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए वो कोई फेरबदल नहीं करना चाहते थे। एक बार फिर से उन्हें उतारा और इस वक्त जो रुझान आ रहा है उन्हें देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से साल 2018 में शिकारीपुरा की जनता ने बीजेपी पर भरोसा दिखाया था और इसीलिए हो सकता है कि इसीलिए BS येदियुरप्पा के चेहरे पर इस सीट से बीजेपी ने अपना दांव खेल लिया। तो जाहिर सी बात है कि जो रुझान आ रहे हैं उन्हें देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की जीत होती हुई। एक सवाल ये भी रहेगा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और तमाम पार्टी जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जिसमें कांग्रेस का जो ग्राफ रहा है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर खुल करके सामने आ रहा है और वो जीतती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन शिकारीपुरा से बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वही मैंने जिस तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कर्नाटक में प्रचार प्रसार कर रही थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि इस वक्त जनता का मूड जो है वो लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी कई राज्यों में बदला और बीजेपी को झटका भी लगा, इसीलिए इस सीट पर बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर BS येदियुरप्पा को खड़ा किया है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो बीजेपी ने यहाँ पर जिस कैंडिडेट पर भरोसा जताया वो शायद सही हो सकता है, इसीलिए कोई छेड़छाड़ यहाँ पर की नहीं है। और इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं शिकारीपुरा सीट पर अभी भी पीछे नजर आ रही है इस वक्त। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो यहाँ पर पीछे नजर आ रही है, लेकिन एक नाम जेडीएस का नाम लगातार खुल करके सामने आ रहा है। कहा जा रहा है वो किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। यहाँ पर ग्राफ में भी साफ नजर आ रहा है कि 21% जो है वो जेडीएस के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे क्या लग रहा है कि अगर वो 21% के साथ जीतती भी है और पूरे माहौल के बीच में अगर कांग्रेस आगे भी रहती है, लेकिन अगर वो अपने बहुमत से अगर पीछे रहेगी तो क्या जेडीएस बीजेपी को समर्थन दे सकती है? जी बिल्कुल, देखिए हाँ यहाँ पर हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि सरकार को इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ कांग्रेस को अगर समर्थन देती है तो क्योंकि कांग्रेस के लिए भी देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि बहुमत जीत कहीं ना कहीं कर्नाटक में इस वक्त मुश्किल लग रही है, तो ये चीज़ हो सकती है शायद यहाँ पर गठबंधन हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार यही कोशिश करेगी किसी भी तरह से बस बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाए। और देखिए खड़गे की अगर मैं बात करूँ वो कहीं ना कहीं जेडीएस को जिस तरह से सपोर्ट करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर जेडीएस यहाँ पर बाजी मार ले जाती है तो शायद कांग्रेस और जेडीएस एक साथ मिलकर बीजेपी को यहाँ पर हार का कह सकते हैं धूल चटाएं। ठीक है, धन्यवाद प्रज्ञा। देखिए यहाँ पर जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी के जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि वो एक एक करके ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं रुख के यहाँ पर जो है बीजेपी को पछाड़ देती हुई कांग्रेस जरूर नजर आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस को हरा पाना जो है बीजेपी के लिए काफ़ी आसान नजर आ रहा है। हमारे साथ आसिफ जुड़ चुके हैं, वो भी हमें बताने वाले हैं हनूर सीट के बारे में। हनूर सीट जो है इस वक्त हॉट सीट में नाम आ रहा है, उसका काफ़ी ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है। हनूर सीट को लेकर के पहले तो आप ग्राफ समझाइए कि वहाँ का कैसा ग्राफ है इस वक्त। जी शुक्रिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं, कर्नाटक चुनाव अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, खास करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर हम टॉप सीटों में बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से एक खास हनूर जरूर है। और इसमें इसलिए खास है क्योंकि देखिए जगदीप जी जो थे वो बीजेपी में थे और कांग्रेस में ऐसे वक्त में आए जब कांग्रेस को उनकी ज़रूरत भी थी और यहीं से टर्निंग पॉइंट की शुरुआत होती है। और इसीलिए देखिए ये जो हमने हम लोगों को, दर्शकों को समझाने की कोशिश की है और एग्जिट पोल क्योंकि अब यहाँ से शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी को मैं यहाँ पे 31% दे रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस को
51 इसीलिए दे रहा हूँ 51, क्योंकि जगदीश जी दरअसल कांग्रेस में आ गए और वहीं जो अन्य पार्टी की हम बात कर रहे हैं 28% जा रहा। मुझे लगता है कि देखिए एक करप्शन का मसला बहुत आगे रहा और यही वजह है कि बीजेपी यहाँ पे थोड़ा सा मार खाई, क्योंकि उनके नेता उनके विधायकों का थोड़ा सा नाम आना, इसको लेकर सवाल उठाना, जिस तरीके से कांग्रेस ने उन पर अटैक किया, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी ने पूरी ताकतें लगा दी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका तो लगता नजर आएगा और इसमें जो टर्निंग पॉइंट होंगे वो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी करेंगे, वो किसके साथ जाएं। हालांकि कांग्रेस के ही दबदबा भारी है, लेकिन बीजेपी चाणक्य भी हैं उसमें, अमित शाह जी, तो इतना आसान भी नहीं होगा कांग्रेस के लिए भी। तो मतलब ओवरऑल ये देखा जाए कर्नाटक चुनाव बहुत दिलचस्प है। ये हॉट सीट का जो हाल इस वक्त नज़र आ रहा है, आखिरी सवाल रहेगा आसिफ, हॉट सीट का जो हाल नज़र आ रहा है उसमें एक भूमिका जो है वो कांग्रेस ने इस वक्त निभाई है। कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मुद्दा रहा है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की वजह से रहा है, नहीं तो इस बार कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में भी बुरी तरीके से सिमट सकती थी, लेकिन अगर भाजपा को टक्कर दे रही है तो सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं यार, जितने भी हमारे देश में तजुर्बेकार नेता रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े रहे हैं, कहते हैं कि नेता वही अच्छा जो हमेशा ज़मीन से जुड़ा हो। और राहुल गांधी कभी ज़मीन पे आए नहीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई हमारा पप्पू के नाम पे जो है हमारी छवि के साथ साथ करैक्टर पे भी दाग लग रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर वो ग्राउंड पे आए। और अच्छी बात आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से भले ही उनको कांग्रेस को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन एक जो पीएम उम्मीदवारी के लिए एक टैग लगना चाहिए था, वो राहुल गांधी को फ़ायदा ज़रूर मिला है। इसका फ़ायदा, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने पूरी ताकतें लगाई हैं कर्नाटक में, प्रियंका गांधी ने भी लगाई हैं। इसके बावजूद अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर उन पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट तो पड़ा है, हालांकि इसका फ़ायदा किसी अन्य राज्य में नहीं मिला, लेकिन कर्नाटक में मिलने की ज़रूर उम्मीद है, क्योंकि इसी बीच में उनकी सदस्यता भी रद्द हुई। तो तमाम मसले हैं, लेकिन इस बीच में अगर भारत जोड़ो यात्रा से करें, मुझे लगता है राहुल गांधी को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आसिफ। देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर जाहिर सी बात है कि देखने को मिल रहा है, और उसी बीच में ये हॉट सीट का जो हम आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो एग्जिट पोल देख करके हर कोई जो है यहाँ पर हैरान है। अब हम आपको वरुणा सीट के बारे में बताने वाले हैं। वरुणा सीट के बारे में पीयूष बताएंगे, वहाँ का एग्जिट पोल क्या कहता है अभी। देखिए अगर बात की जाए, अभी जैसे अबरार ने, हमारे साथी ने बताया था कि जो हॉट सीट होती है ना, जैसे कि अब सीएम का जो सीट होती है, जो सीएम उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो हॉट सीट मानी जाती है। लेकिन एक और हॉट सीट होती है जो कि देखिए जो ओपोजिशन, लीडर ऑफ दी ओपोजिशन की सीट होती है, जो कि इस वक्त सीतारमैया की है, जो कि आईएनसी के नेता हैं। तो अब अगर वरुणा सीट से की बात करें तो उनके सामने वी सोमन्ना है बीजेपी के, और वी सोमन्ना को देखिए सीतारमैया से 1% कम, यानी कि 35% आप देख सकते हैं वोट मिल रहे हैं। वहीं सीतारमैया को देखिए 36% वोट जो है वो इस वक्त मिल रहे हैं। और अगर बात करें जेडीएस की तो 16% उनको वोट मिल रहे हैं। तो इस वक्त देखिए कि वहाँ पे जो पूरा मुद्दा फैल रखा था, तो राहुल गांधी ने देखिए अपनी जितनी भी रैलियाँ की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, पूरी फौज जैसे आईएनसी ने उतार रखी थी, उसको फायदा जो है वो इस वक्त सीतारमैया को मिल रहा है। 1% का मार्जिन भी देखे काफी होता है, जैसे कि हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था कि मात्र 1% और 2% के मार्जिन से ही देखिए उन्होंने, कांग्रेस ने वहां पर सरकार बना ली थी। और इसलिए देखिए कि वरुणा सीट से सीतारमैया, जो कि ओपोजिशन के लीडर हैं इस वक्त कर्नाटक विधानसभा में, तो वो जीत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि देखिए आपने पता होगा कि बजरंग दल वर्सेस पीएफआई का मुद्दा भी काफी उठ रहा था। जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को बैन करने की बात की गई थी और पीएफआई को भी बैन करने की बात की थी, तो उसका फायदा जो है वो सीतारमैया को वरुणा सीट पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जब 13 मई को रिजल्ट आएंगे तो इसमें पूरा असल का देखिए क्या उलटफेर रहता है। अगर बात की जाए तो हवा जो है इस वक्त कांग्रेस की बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, योगी, पूरी देखिए फौज बीजेपी ने भी उतार रखी थी। तो मामला जो है, जो पूरा देखिए मैदान है, वो अच्छे से देखिए रंग चुका है। देखने वाली बात होगी 13 मई को जीतता कौन है। एक आखिरी सवाल रहेगा पीयूष, यहाँ पर जो बीजेपी, आईएनसी और जेडीएस का जो रिकॉर्ड इस वक्त देखने को मिल रहा है, हमने इससे पहले भी सर्वे रिपोर्ट दिखाए थे, सर्वे रिपोर्ट हमने देखा, आज एग्जिट पोल हमारे सामने है, दोनों में कितना अंतर देख रहे हैं अभी? नहीं देखिए, अगर बात की जाए सर्वे रिपोर्ट्स की और एग्जिट पोल्स की, तो देखिए ज़्यादा फर्क हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं वरुणा सीट को ही देखे काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहा था, तो वरुणा सीट पे सर्वे और एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो 2-3% का ही फर्क दिख रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पूरा वरुणा सीट को लेकर और दूसरी सीटों को भी लेकर, जो वीवीआईपी सीट जिन्हें बोलते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। 13 मई को देखिए साफ हो जाएगा कि कितना फर्क है असलियत में।
जी, यहाँ पर एक चीज़ और कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ 1% के मार्जिन से नजर आ रही है, यानी कि यहाँ पर जो तकरार है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है इस सीट पर जो अभी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसको देखने के बाद क्या लगता है, बीजेपी का आंकड़ा उछाल पे आएगा या फिर आईएनसी जिस तरीके से बढ़त पर है वही आगे रहेगी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए 1-2% का ही फर्क अगर हमारे पोल्स में दिखा रहा है तो शायद हमारा पोल काफ़ी सटीक हो सकता है 1-2%, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनाई थी तो वो भी 1-2% के हिसाब से बनाई थी, और 1-2% का भी देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आप मान के चलिए कि 2 से 3 हज़ार वोट तो देखिए कम से कम आसपास देखिए होंगे 1% के उसमें, क्योंकि लगातार देखिए कांग्रेस ने पूरी जान झोंक दी थी अपनी, राहुल गांधी से लेकर देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, दूसरे नेता हो गए, तमाम देखिए यहाँ पे सीतारमैया को जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम कैंडिडेट हैं, तो इसलिए उनकी सीट में, वरुणा सीट में काफ़ी देखिए जान झोंक दी आईएनसी ने। अब हम आपके पास दोबारा से एग्जिट पोल लेकर के आएंगे जैसे जैसे हमारे पास अपडेट होकर के आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोस हैं जो हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। चुनावी समीकरण के बीच में नेताओं की तरफ से जो बोलबालापन जो किया गया है वो जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है।